क्लास 6 का जिज्ञासा का चैप्टर 8 है। अध्याय 8 है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर है, यहाँ से शुरू होता है। देखिए, ग्रीष्म काल की एक दोपहर में आवी और धीरव शिकंजी का आनंद ले रहे थे। शिकंजी में बर्फ देखकर धीरव के मन में अनायास ही बर्फ व जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। वह चकित होकर सोचने लगा, छूने पर बर्फ ठोस लगती है और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता। इसीलिए ये दोनों भिन्न पदार्थ होंगे। नहीं, ये दोनों एक ही पदार्थ है। मतलब इसके इस लड़के का कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि जल और बर्फ दोनों अलग अलग पदार्थ है, लेकिन ये लड़की जो कहती है कि दोनों एक ही पदार्थ है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अब देखिए, आगे है, आवी के विचार धीरज से अलग है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों सोचते हैं? हम जल को प्रशीतित रेफ्रिजरेटर के अंदर हिमीकरण यंत्र फ्रीजर में रखते हैं और जांचते हैं कि यह बर्फ में परिवर्तित होता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जल को हिमीकरण यंत्र यानी फ्रीजर में रखते हैं तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। पर संभवत फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। क्या आपको लगता है कि थीरव सही है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं कि बर्फ के अंदर पानी के अंदर कुछ मिलता है तो ये कुछ क्रियाकलाप है, इससे हम पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे, जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच, कि जल किस प्रकार गायब हो जाता है। वर्षा काल की एक सुबह है। विद्यालय जाते समय आवी और थीरव देखते हैं कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं जिसमें जल भरा हुआ है। उसी शाम जब वे मैदान में खेलने गए तो उन्होंने ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ गड्ढों में से जल की मात्रा कम हो गई। क्या आपने कभी गड्ढों में से जल को विलुप्त होते देखा है? यह कहा जाता होगा, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। मुझे लगता है कि खेल के मैदान की मिट्टी ने पानी को सोख लिया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते होंगे? आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा है? क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कि ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि बर्तन धोते समय कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। क्या आपको आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में जल के विलुप्त होने की व्यवस्था कर सकता है? आदि सोच रही थी कि बर्तनों की सतह से जल रिस गया होगा। हीरा सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता। यह क्रियाकलाप रूपरेखा बना और जांचे कि उसका किसका कथन सही है। कि मतलब ये एक लड़का है, ये कहता है कि इसका पानी गायब हो गया और लड़की कहते पानी गायब नहीं हुआ है। तो मतलब ये तरह तरह के बोलते हैं। क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं कि यह क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील के प्लेट से जल नहीं रिसता? यदि स्टील के प्लेट में जल नहीं रिसता तो फिर जल कहाँ गया? यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जिसे जलवाष्प कहते हैं। जलवाष्प जल की दूसरी अवस्था होती है। जलवाष्प, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। यदि स्टील के प्लेट में मतलब यहाँ से यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जिसे जलवाष्प कहते हैं। क्या है? यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जिसे जलवाष्प कहते हैं। जलवाष्प की दूसरी अवस्था है। अब देखिए, इसके बाद आगे देखते हैं जलवाष्प की दूसरी अवस्था। आइए इसे एक अवलोकन के विषय में विचार करें और देखते हैं कि जल विलुप्त हो रहा है। हम जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं और विलुप्त हो जाता है। यहाँ यह कहा जाता है कि जैसे ये प्लेट में पानी की रखा हुआ है,
आइए चित्र बनाएं। जल का क्या होता है इसके विषय में एक विस्तृत रेखा चित्र नामक के शीर्षक साथ बनाएं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर गरम तवे पर जो जल छिड़का जाता है उसे भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जलवाष्प है जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य तापमान पर भी निरंतर रहता है। क्या आप वाष्पीकरण के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? गीले कपड़े, पोछा लगे फर्श और शरीर के पसीने का सूखना कुछ एक सामान्य सूखना। इसके कुछ अन्य उदाहरण है। वास्तव में जल वाष्प अदृश्य हो जाती है लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति इसे दृश्यमान बनाती है। अब देखिए अब आप क्या सोचते हैं कि गड्ढों से जल के विलुप्त होने का क्या कारण है? का यह भूमि यह भूमि में जल के रिसाव के कारण, जल के वाष्पीकरण कारण या इन दोनों के कारण। देखिए कि वो गड्ढे वाली बातें जो है उसमें या जमीन पानी को सोख लिया है या पानी जलवाष्प होके चला गया है या फिर ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। जैसे ही आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं तो विलुप्त हो जाता है। इसका क्या कारण है? एक और रहस्य। अब इसके बारे में एक और रहस्य है कि इसे देखा जाए। अगले दिन आबी थीरव अपने उसके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं और उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों बाद उन्हें कांच के गिलास के बाहरी सतह पर कुछ रोचक दिखाई देता है। ये क्या है? आइए एक ऐसा ही क्रियाकलाप स्वयं करके पता लगा कि जैसा आपने देखा होगा कि कोई पानी की बोतल या ठंडी बोतल हुआ या कोई आइसक्रीम होता है तो उसके पैकेट के ऊपर या ठंडे पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ऐसे पानी के कुछ बूंदे जमा होने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ठंड के कारण क्या होता है, जल वाष्प जो होता है ये जल में मतलब वायु में घुली हुई जल को, है ना, जल को अपनी ओर आकर्षित करता है, वहां पे चिपका लेता है और वही हवा में मिला हुआ जल वहां इकट्ठा हो जाता है। वो हमें देखने में आसानी मिलता है। अब देखिए आवी ने अवलोकन किया कि कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है। प्रारंभ में जल की कुछ छोटी बूंदें जमा हो जाती है और ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदें बन जाती है। आप उपर्युक्त प्रक्रिया के धातु के पात्र करके देख सकते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जल की बूंदें कहाँ गई। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे की उपस्थिति को समझाते हुए उसके संभावित कारण बताएं। अपने मित्रों से चर्चा करें इसके संभावित कारणों को चित्र में लिखे। देखिए ये कह रहा है कि हो सकता है कि कांच के गिलास से बर्फ निकलकर पिघल गई हो। ये भी हो सकता है। अब इसका राय क्या है, इसका राय क्या है, इसका राय क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। ये सभी का कहने का मतलब है कांच के गिलास के बाहरी सतह पर बनी जल की बूंदे उपस्थिति समझाते हुए संभावित कारण बताएं। अब देखिए चारों की राय देखा जाए। मुझे लगता है कि कांच के गिलास से कुछ जल रिस गया होगा। नहीं, ये रिस नहीं सकता क्योंकि कांच में तो जल का स्तर कम नहीं हुआ। ये कम हुआ होगा परंतु इतना भी नहीं हुआ होगा कि देखा जा सके। एक लंबी और संकीर्ण बोतल में जल के स्तर में हुआ मामूली परिवर्तन भी सहजता से दिख जाता है। कि मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ बोतल जो है ये कुछ इस आकार का होना चाहिए, ठीक है, और इस बोतल में पानी जैसे यहाँ तक है और पानी अगर थोड़ा सा भी रिसता तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी ऐसे आकार के बोतल में अगर पानी रखे तो इसमें पानी की मात्रा थोड़ा कम होगा तो हमें पता चल जाएगा। अगर वहीं ये कुछ ऐसे आकार के बर्तन में अगर पानी रहेगा, इतना रहेगा, थोड़ा सा कम भी करोगे तो पता नहीं चल पाता, इसीलिए ये ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए सामान्य तापमान पर हम किसी और गिलास में जल को ले लेते हैं और पता लगा सकते हैं कि जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है। सवाल जल के कारण चर्चा की श्रृंखला। अब ये चर्चा की श्रृंखला है, आगे देखते हैं। इस विषय पर आपके पास भी विभिन्न संभावित कारण हो सकते हैं। आप दूसरे के कारणों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। आबी और थीरव ने
भी कई संभावित कारणों पर चर्चा की। आप इन संभावित कारणों के विषय में क्या सोचते हैं जिनका उल्लेख चित्र 8.4 में किया गया है। इसमें उपर्युक्त कारणों पर चर्चा करते रहे और इसमें चर्चा की सहायता करने वाले साक्ष्यों को खोजने के लिए क्रियाकलाप संचालित करे। सोचे कि ऐसा जल की बूंदे आपने कहीं देखी है या नहीं। अब जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये पौधों पर ओस की बूंदे। अब ठंडी के समय में देखते हो कि जो पौधे होते हैं उस पे सुबह सुबह, ठंडी के समय में सुबह सुबह 5-6 बजे ये ऐसे ऐसे पानी के बूंदे कुछ जमा हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? ये पानी आता कहाँ से? ये तो बारिश का पानी तो नहीं होता है, क्योंकि ठंडी में बारिश होता, अगर भी बारिश भी होता तो बारिश रोज रोज नहीं होता। ठंडी के सीजन में रोज आपको देखने के लिए मिलता है। अब यही बात आगे पढ़ के देखते हैं। आपने पौधों पर ओस की बूंदे देखी होगी। हमें सुबह के समय ओस की बूंदे अधिक क्यों दिखाई देती है? जब हम आधे भरे बर्तन में जल को उबालकर उसे स्टील के प्लेट से ढक देते हैं तो जल की कुछ बूंदे प्लेट के भीतरी सतह पर जमा हो जाती है। ये जल के कुछ बूंदे कहाँ से आती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अब जैसे आपने देखा होगा कि आपकी माता जी या आपके घर में कोई भी खाना बनाते हैं तो चावल जो बनाने के लिए रखते हैं तो उस बर्तन में, जिस बर्तन से चावल को ढका जाता है उस बर्तन पर नीचे प्लेट में नीचे पानी की बहुत सारी बूंदे जमा हो जाती है। ये पानी आखिर आता कहाँ से? जब वायु में विद्यमान जलवाष्प ठंडी तरह से संपर्क में आती है तो जल की बूंदे बना, बनाती है। कि मतलब जब वायु में विद्यमान जलवाष्प ठंडी सतह में संपर्क आती है तो जल की बूंदे बनाती है। जैसे ये हवा है, हवा में जो पानी होते हैं, पानी ये किसी ठंडे चीज के संपर्क में आता है तो क्या होता है? ये ठंडे चीज के पास जाकर के चिपक जाता है। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। संघनन क्या है? जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। संघनन ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इस चीज को नोट कर लेना। जल के संघनन की प्रक्रिया को समझाने के बाद क्रियाकलाप 8.3 पुनः विचार करें। क्या क्रियाकलाप 8.3 कांच के गिलास के बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला जल के संघनन का कारण हो सकता है? ये इस क्रियाकलाप के माध्यम से इसका अन्वेषण करें। अब यह क्रियाकलाप है, इसमें देख सकते हैं आगे कि पूर्वानुमान लगाए कि डिजिटल तराजू में रखे गए जल का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। क्या यह बढ़ेगा या घटेगा, समान रहेगा? तालिका में दिया हुआ है ये कुछ कि संगणन के प्रयोग डिजिटल तराजू द्वारा द्रव्यमान का मापना। अब ये द्रव्यमान के माप सकते हैं इसमें कि ये 0 मिनट में क्या होगा जल का द्रव्यमान, 5 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30 मिनट में क्या होगा, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये चीज। अब देखिए इसके बाद आगे देखा जाए तो क्या आपके निष्कर्ष से आपके पूर्वानुमानों से मेल खाते हैं या फिर प्रेक्षण में व्याख्या करें। आपने कांच के गिलास पर जल की बूंदे देखी होगी। वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है। आर्द्रता ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आपके क्षेत्र में दैनिक आर्द्रता आंकड़ों के समाचार पत्रों के अन्य स्रोतों में बताया जाता है कि अखबार में, समाचार पत्रों में देख सकते हैं। एक वर्ष के आंकड़े संकलित करें कि यदि कोई पैटर्न है तो उसका अध्ययन करें, कि उसके बारे में पढ़ के बताएं। अब देखिए आगे है, इसमें कुछ बूंदे देखी होगी। आपने अपने कांच के गिलास पर जल की कुछ बूंदे देखी होगी। वायु से जलवाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। डिजिटल तराजू पर ली गई रीडिंग अब बढ़ गई है। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल का रिसाव गिलास के सतह से नहीं हो रहा है? क्या हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिलास का बाह्य सतह पर एकत्रित जल केवल संघनन का कारण है? नहीं, यह हम क्रियाकलाप 8.4 में ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आप यह दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा। उत्तर खोजने के लिए आप क्रियाकलाप 8.4 में बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? अब देखिए निम्नलिखित
संशोधन के साथ क्रियाकलाप 8.4 को दोहराए। कांच के गिलास पर जल के स्तर की एक स्थायी मरकरी या पारदर्शी टेप को चिन्हित करें। क्या आप अवलोकन करते हैं कि कांच के गिलास में जल का स्तर नीचे नहीं जाता, अपितु अतिरिक्त जल कांच के गिलास के बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि कांच के गिलास में जल नहीं रिस रहा है, ये और संघनन के कारण अतिरिक्त जल एकत्रित हो रहा है। अब इसके बाद जल के विभिन्न अवस्थाएं क्या है? जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएं हमारे दैनिक जीवन में देखी जा सकती है। ठोस अवस्था, यह बर्फ के रूप में विद्यमान होती है। गर्म करने पर बर्फ बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आइए जल की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों की पहचान करने के लिए क्रियाकलाप 8.5 करते हैं। अब यह क्रियाकलाप 8.5 है। अब ये जो क्रियाकलाप में किए हैं वो इसमें देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, ठोस द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या क्या अंतर होते हैं कि ठोस द्रव और गैस तीनों में क्या अंतर है। बर्फ यानी ठोस अवस्था, पानी की ठोस अवस्था अपना आकार बनाकर रखते, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए, जबकि जल उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। बर्फ बहती नहीं, फैलता भी नहीं है कि मतलब किसी बर्तन में, गिलास में अगर मैं पानी रखूं और उस पानी को गिलास से किसी कटोरे में, किसी बाउल में रखूं तो कटोरे का आकार ले लेगा। लेकिन वही गिलास का बर्फ अगर मैं कटोरे के अंदर रखता हूँ तो कटोरे के अंदर भी वो बर्फ का ही आकार रहेगा। तो ये क्या साबित करता है कि ये ठोस है। और द्रव यानी जल, द्रव अवस्था बहता है और अपना आकार बदलता है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। लेकिन जल का आयतन स्थिर रहता है। क्या जल कभी फैलने का गुण होता है? हाँ, जल का आयतन स्थिर रखते हुए फैलने का गुण भी होता है कि मतलब जल को अगर फर्श पे रखा जाए तो ये फर्श पे पूरी तरह से फैल जाता है। अब इसके बाद जल वाष्प देखा जाए। जल वाष्प जल वाष्प यानी गैसीय अवस्था, समस्त उपलब्ध स्थान पर फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है। गैस निश्चित आकार धारण नहीं करती। जल वाष्प सामान्य ताप पर भी विद्यमान रहती है, यद्यपि यह हमारे लिए अदृश्य, यह हमारे आसपास के वायु में विद्यमान कपड़े सुखाने या फर्श पोछा लगाने जैसी गतिविधियों पर वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर की वायु में जल वाष्प में योगदान देता है। अब आप जल की तीनों अवस्थाओं से परिचित हो चुके होंगे। कुछ अन्य पदार्थ भी इन अवस्थाओं में प्रदर्शित करते हैं, जैसे मोम, तेल, घी। आइए ठोस, द्रव और गैस के कुछ उदाहरण देखें। अपने आसपास देखें कि ठोस पदार्थों का कुछ उदाहरण, थोड़े पदार्थ के कुछ उदाहरण पत्थर, लकड़ी और बर्तन भी हो सकते हैं। द्रव पदार्थों के अन्य उदाहरण है क्या जिनके विषय पर आप सोच सकते हैं? यहाँ दो उदाहरण है, दूध और तेल। पांच अन्य उदाहरणों के बारे में सोचे। दूध और तेल जो है ये दोनों लिक्विड है, दोनों तरल पदार्थ है, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों का उपयोग अलग है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप रसोई घर में प्रवेश किए बिना ही खाना पकाने के गंध अनुभव कर सकते हैं? ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? ऐसा इसीलिए होता है कि स्वादिष्ट खाना पकने की सुगंध वायु के माध्यम से फैलती है और हमारा नाक तक पहुंचती है, भले ही हम रसोई घर में ना हो। गैसों के अन्य कुछ उदाहरण है क्या जिनके बारे में आप सोच सकते हैं? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में आप क्या कहेंगे? हम जल की अवस्थाओं को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? अब तक हम ये जान चुके थे कि जल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में विद्यमान। जल आप जल की अवस्था को कैसे परिवर्तित करते हैं? आप बर्फ को तुरंत उसकी द्रव अवस्था में जल कैसे परिवर्तित करती है? यदि हम बर्फ को जल और जल को जलवाष्प में परिवर्तित करना है तो उस हमें ऊष्मा की आपूर्ति करनी होगी। हमें जल को बर्फ में परिवर्तित करना है तो क्या करना होगा? जल को ठंडे वातावरण जैसे हिमीकरण यंत्र यानी फ्रीजर में रखकर ऐसा किया जा सकता है। जल जम जाता है तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ बाहर निकालने पर पिघल जाती है और जल में परिवर्तित हो जाती है।
क्या आप जल के अतिरिक्त अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जो ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं? मोमबत्ती जो मोम से बनती है, इसका एक उदाहरण है कि हम मोमबत्ती को मोम को द्रव अवस्था में कैसे बदलते हैं। हम द्रव मोम को ठोस में कैसे बदल सकते हैं? हमें द्रव मोम ठोस में बदलने के लिए ठंडा करना होगा। अब देखिए, वायुमंडलीय जल जनित एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु के जल को एकत्रित करती है। यह कार्य वायु को ठंडा कर जल वाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहरी पानी की बूंदे बनने के समान है, बिल्कुल उसी के जैसे। अब देखिए कि आपने कौन कौन से पदार्थ को देखे जो ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या आपने शीतकाल में नारियल के तेल ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हुए देखा होगा? कि जो कोयले का तेल होता है यानी नारियल का तेल, गर्मी में ये पिघल जाता है और ठंडी में ये जम जाता है, जिसको ठंडी में उसे पिघलाने के लिए धूप में रखते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि पानी व अन्य पदार्थ गर्म व ठंडा करने पर अपनी अवस्था बदल लेते हैं। ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम पिघलना कहते हैं। पिघलना क्या हुआ? ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को पिघलना कहते हैं। द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण। आइए क्रियाकलाप 8.6 के माध्यम से जल की अवस्था के बीच में संबंध की जांच करें। अब ये देखिए, ये 8.5 है। जल के तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है? अनुभाग अनुभाग 8.5 में हमने एक वाष्पीकरण के बारे में सीखा। आइए हम इसे अधिक जाने। अपने आसपास के अवलोकन करें कि कौन सी परिस्थिति में जो प्रभावित करती है कि जल किसी तीव्रता वाष्पित होगी। ठंडे की तुलना में गर्म गैस के दिन आप किसी वाष्पीकरण में अंतर देखते हैं। इस विषय में अपने मित्रों से चर्चा करें कि निम्नलिखित शब्द चर्चा में आपकी सहायता कर सकते हैं। पंखा सूखे कपड़ा सुखाना, पंखा पसीना आना, तीव्र हवा वाला दिन या गर्म दिन, बरसात का दिन। आइए जल के वाष्प की तीव्रता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की जांच के लिए क्रियाकलाप 8.7 करें। अब ये क्रियाकलाप है 8.7, ये देख सकते हैं। अब इसमें हमने कौन सी परिस्थितियां सामान रखी है, हमें अन्वेषण में परिवर्तन किए, हमें क्या मापा, ये सभी चीजों के बारे में इसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे इस अन्वेषण में आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि आपके प्लेट में जल फैलाते हैं तो वायु के संपर्क में अधिक हो जाता है, इसीलिए वाष्पीकरण तीव्र हो जाता है। और यदि आर्द्र युक्त क्रियाकलाप जल के स्थान पर दूध लिया जाए तो क्या होगा? अब जल की जगह पे दूध ले तो क्या होगा? जल के में वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियां क्रियाकलाप 8.7 में मिलता जुलता एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। इसके द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करती है। इस क्रियाकलाप के आप अपने परिवर्तन करेंगे कि आपने क्या सामान रखेंगे, तालिका 8.5 में अन्वेषण अंकित पर चर्चा करें। अब ये 8.5 तालिका है, इसमें आप देख करके कर सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। ये जिन परिस्थितियों के बारे में पता लगाएगी, इसका अतिरिक्त जल की तीव्रता में मंद गति में वाष्पित करते हैं, ये जानने के लिए क्रियाकलाप 8.8 कर सकते हैं। 8.8 क्रियाकलाप हुआ ये चीज। अब ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज आर्द्रता पीछे मैंने बताया था। शीतलन प्रभाव आदि की मां ने पीने के जल रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन के स्थान पर मिट्टी का मटका खरीदा और विद्यालय लौटे पर आवी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया कि उसमें जल पिया तो जल पीकर आश्चर्य व्यक्त करती है। पूछते हैं कि मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों? मैंने तो जल स्टेनलेस स्टील में बर्तन कभी ठंडा होते नहीं पाया। आपके विचारों के कारण क्या है कि ये जल के बर्तन सतह से रिश्ता है, वाष्पित हो जाता है। अब मतलब ये है कि लोहे के या स्टील के बर्तनों में पानी ठंडा नहीं होता, लेकिन मिट्टी के मटके में बर्तन में पानी ठंडा कैसे हो गया? अब मैं समझ सकती हूँ कि पंखे के नीचे बैठने से ठंडा क्यों अनुभव होती है। पंखे में हवा पसीने में वाष्पित करती है और वो ठंडा अनुभव करने में मदद करती है। अब देखिए
जल बर्तन की सतह पर बाहर रिसता और वाष्पित हो जाता है, इससे जल के शीतलन प्रभाव पड़ता है। शीतलन प्रभाव के अन्य उदाहरण है कि ग्रीष्मकाल में फर्श छत को ठंडा करने के लिए जल का छिड़काव एक अन्य उदाहरण है। जब आपके अपने हाथों से सैनिटाइजर लगाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आइए इसे सरल विद्युत विद्युत मुक्त मामलों में पॉइंट टू पॉइंट कूलर मॉडल बनाकर शीतलन का प्रभाव अवलोकन क्रियाकलाप 8.9 में निष्पादन करते हैं। अब यह क्रियाकलाप 8.9 है। अब ये देख सकते हैं ये चीज। देखिए अब गमले के पोर्ट इम्पोर्ट कूलर ठंडा होने के लिए 4-5 घंटे के लिए समय लगता है। इस सीमा प्रभावित हो जाती है और अवलोकन करें तथा किस प्रकार गमलों के अंदर शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। उनमें कुछ सब्जियां एवं फल रखे कूलर में रखे फल साग भाजी ताजगी जांच के लिए उन्हें एक सप्ताह तक प्रतिदिन अवलोकन कीजिए कि रेत नम रखने के लिए आपको नियमित रूप से उसमें जल का छिड़काव करना होगा। जिनमें साग फलों को कितने दिनों तक चारा रखा जा सकता है, वो कौन सी स्थितियां होंगी जो इन दिनों संख्या को प्रभावित कर सकती है। बेहतर शीतलन के लिए हम रेत के स्थान पर और क्या उपयोग कर सकते हैं कि मटका को ठंडा करने के लिए हम रेत रखते हैं नीचे में। ठीक है। आप सभी इन अनोखे मिट्टी के पात्रों में चर्चा सुराही किया होगा, परिचित किए होंगे, जिसमें सुराही कहा जाता है। ग्रीष्म काल में सुराही के उपयोग में जल को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं? वाष्पित जल को पृथ्वी की सतह पर पुनः लाने का क्रम को संगणन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कैसे होता है? जैसे जैसे वायु धरती की सतह को ऊपर से उठती है, ये ठंडी होती जाती है और निश्चित ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित वाष्प जल छोटी छोटी जल की बूंदों जल कणिकाएं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे आमतौर पर धूल के कणों के आसपास में बनती है। छोटी जल कणिकाएं वाष्प में तैरती रहती है। जलवाष्प में युक्त वायुमंडल पृथ्वी के आसपास में हवा पतली परत में ऊपर की ओर जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हल्की गैस से भरी गुब्बारे वायु में ऊपर जाती है, इसी प्रकार जलवाष्प वायु में हल्की होती है और जिस कारण ये ऊपर उड़ जाती है। अब यहाँ तक हमने करे थे। और बादल के रूप में हमें दिखाई देता है। बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, जल की बहुत बड़ी बूंद बनाती है। इसमें से कुछ बूंदें भारी हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियां ओले और हिम के रूप में भी गिर सकती है। आवी वर्षा का आनंद लेती है और वह कविता रचती है कि इसी कविता को पूरा अपने कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए करती है। अब जैसे यहाँ पे ये कुछ कविता, ये कहानी है, बहुत सुंदर कहानी, इसको पढ़ सकते हैं। क्रियाकलाप 8.10 8.11 ये रहा। अब यहाँ पे ये क्या है? जल चक्र यानी वाटर साइकिल। ये बादल झील समुद्र महासागर नदी भूसंगन वर्षा हिम ये सभी चीजें, इसमें पानी रिसता है, पानी वाष्प बन के जाता है और वर्षा के रूप में नीचे आता है। ये क्या हुआ? जल चक्र। ठीक है। अब इसके बाद ये मैंने क्या अच्छा किया कि जल में जल चक्र के विभिन्न भागों को नामांकित करने में सक्षम थी। जल चक्र के कुछ भागों को स्पष्ट नहीं किए। अब इसके बाद यह जल महासागरों को पृथ्वी की सतह के जलवाष्प के रूप में विस्फित होकर वायु में जाता है और वर्षा ओले के हिम के रूप में पुनः लौट आता है। संततः अंकार बहकर महासागरों में चला जाता है। इसके जल के इस प्रकार के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र ये मेन पॉइंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब इसके बाद देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एकमात्र छोटा सा भाग ही पौधे जानवरों मनुष्य के उपयोग में योग्य रहता है। अधिकांश जल महासागरों में इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। हम जल के उपयोग पीने के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों के लिए भी कर सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जल की बढ़ती मांग विश्व के कारण कई भागों में जल की कमी हो रही है और तय यह बहुत आवश्यक है कि हम जल के सब बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे व्यर्थ होने से बचाए। हम अपने जलाशय को प्रदूषित मुक्त आप प्रकृति की अमूल्य संपदा नामक योग जल उसके संरक्षण के विषय में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये मेन पॉइंट्स ये पढ़ लेना, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है।